यो भ्रष्ट दलाल सरकारले हामीलाई 15 गते जुन तरिकाले स्टेजै उडाइदियो। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बेहद खास मुद्दा लेकर आपके बीच आई हुई हूं। क्या नेपाल में एक बार फिर से राजा वापस आएंगे? क्या नेपाल में फिर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरी होती हुई नजर आएगी? क्या नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं, इसलिए चर्चा का केंद्र बन चुके हैं क्योंकि नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए अलख जल चुकी है। ये मांग, ये अलख केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि ये समस्त हिंदुओं के, समस्त सनातनियों की आत्मा के लिए उठाई गई, उसके अस्तित्व की, उसकी अस्मिता के लिए उठाई गई आवाज है। नेपाल जो कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उसी नेपाल को धर्मनिरपेक्षता की चादर उड़ा दिया गया। लोकतंत्र के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वही नेपाल आज लहूलुहान है। लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके से 2006 के बाद से जो परिस्थिति बनी, उन परिस्थितियों में ये उम्मीद की जा रही थी कि नेपाल का विकास होगा, लेकिन विकास तो हुआ नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं ने अपनी दुकानें चलाई। असल में जनता के लिए जो होना चाहिए था, उसकी तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जनता जनार्दन त्राहिमाम करती रही, राजा की वापसी की मांग उठाती रही, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। नौबत यह तक आ गई कि नेपाल जैसा देश जो कभी सनातनी था, जो कभी हिंदू राष्ट्र था, जब उसे धर्मनिरपेक्षता की चादर से ढक दिया गया तो वो विदेशियों की गुलामी की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। चीन जैसे देशों ने नेपाल को अपने हाथों में ले लिया और नेपाल की असली अस्मिता जिस तरह से बर्बाद हुई, जिस तरीके से उस पर खतरा मंडराया, वो साफ तौर पर यह बताता है कि ये सब कुछ दरअसल नेपाल में एक षड्यंत्र के तहत हुआ था। लेकिन वो नेपाल जहां पर 81% हिंदू हैं, वो इस षड्यंत्र को जान समझ गए और इसीलिए एक बार फिर से आवाज बुलंद हुई है, राजा आओ, देश बचाओ, राजा चाहिए, धर्म चाहिए। ये वो आवाज है जो केवल नेपाल से ही नहीं उठ रही है, बल्कि हर एक सनातनी के दिल से उठ रही है। और जब यह आवाज उठी है तो नेपाल की सड़कों पर जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ है, नेपाल की सरकार उस आंदोलन को रोकने के लिए आंदोलनकारियों को रौंदती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक अस्मिता का युद्ध है और इसीलिए ये पूछा जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि क्या नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की वापसी होगी। खुलकर करेंगे आज नेपाल की बात और पूछेंगे ये भी कि ऐसी स्थिति में भारत को नेपाल के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल का संबंध रोटी और बेटी का रहा है। तो क्या उस संबंधों के लिए, उन रिश्तों के लिए अब भारत को नेपाल और नेपाली सनातनी, विश्व में जहां जहां भी सनातनी हैं, उनकी अस्मिता की इस लड़ाई में सीधे खड़े नहीं हो जाना चाहिए? ये तमाम सवाल आज रण क्षेत्र में होंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से नेपाल की सड़कों में उबाल है और आवाज एक ही है कि राजा वापस चाहिए, नेपाल में हिंदू राष्ट्र फिर वापस चाहिए। नेपाल वह देश जो एक समय दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, जहां राजा न केवल शासन का बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक हुआ करते थे। लेकिन 2008 में विदेशी प्रभावों और वामपंथी षड्यंत्रों के चलते नेपाल के संविधान को बदलकर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया गया। आज वही नेपाल एक बार फिर उबल रहा है। सड़कों पर, गाँव में, शहरों में हर और एक ही आवाज गूंज रही है, राजा आओ, देश बचाओ और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ।
यो हामी यति नजिक पुगिसकेका थियौँ। यो भ्रष्ट दलाल सरकारले हामीलाई 15 गते जुन तरिकाले स्टेजै उडाइदियो होइन, अनि असुर ग्यास प्रयोग गर्यो, अनि त्यसपछि गएर निर्दोष आन्दोलनमै नआएका कोही साथीहरूलाई पनि गोली हानेर मार्यो। तपाईँहरूकै पत्रकार साथीलाई भित्रै जलाएर भित्रै मार्यो। राजशाही की पुनर्स्थापना और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन तेज हो चुका है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग हाथों में बैनर, दिलों में आस्था और गूंजते नारों के साथ जुटे हैं। लोगों का कहना है, जिस व्यवस्था ने देश को अस्थिरता, भ्रष्टाचार और विदेशी दखल के हवाले कर दिया, उसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में रविवार को काठमांडू में राजशाही समर्थकों ने एक विशाल प्रदर्शन किया, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर चल रही यह तानाशाही व्यवस्था इसे सहन नहीं कर सकी। पूर्व गृह मंत्री कमल थापा समेत कई नेताओं को इसीलिए हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश की थी। सवाल यह है, क्या अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के लिए आवाज उठाना अब अपराध बन चुका है? नेपाल की जनता अब थक चुकी है। राजनीतिक अस्थिरता, बार बार बदलती सरकारें, घोटाले, ठप पड़ी विकास योजनाएं और ऊपर से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की गिद्ध दृष्टि। लोग आज कह रहे हैं, कम से कम राजा के समय व्यवस्था थी, सम्मान था और देश एकजुट था। और भारत तो हमेशा नेपाल का भाई रहा है, रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। जब नेपाल रोता है तो हिंदुस्तान की आत्मा कांप उठती है। नेपाल की पीड़ा भारत की आत्मा को भी विचलित करती है। इसलिए ये आवाज सिर्फ नेपाल के राजा के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज की पहचान के लिए है। वहीं चीन और पाकिस्तान नेपाल की इस अस्थिरता को अपने हित में भुलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि नेपाल उलझा रहे, भटा रहे, ताकि वह भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब नेपाल की जनता जाग चुकी है। जिंदाबाद, जय सिया राम। हम हिंदू सम्राट सेना बाबा सिंह, सुनसरी जिला संयोजक। हम लोग जो है अभी काठमांडू आए हैं और सुनसरी से आए हैं। हमारा एक ही मांग है, आप हमको राजा दे दीजिए, हिंदू राष्ट्र दे दीजिए, तभी हम लोग छोड़ने वाले हैं, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जब तक राजा नहीं आता तब तक हम लोग लड़ेंगे, यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वह इस चक्रव्यूह से निकलना चाहती है। वह फिर से राजा को देखना चाहती है, फिर से उस पहचान को पाना चाहती है जो सनातन से जुड़ी है। इसीलिए सुदर्शन न्यूज स्पष्ट करता है, नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक लड़ाई में हम नेपाल के साथ हैं और हम स्पष्ट कहते हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो नेपाल की इस अस्मिता की लड़ाई में सुदर्शन न्यूज उसके साथ खड़ा है, लेकिन सवाल है कि संपूर्ण भारत क्या नेपाल के साथ खड़ा हुआ है? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह से यहां पर राष्ट्र की आत्मा को कुचला गया है, क्या ये सीधे तौर पर नेपाली नागरिक के साथ बेईमानी नहीं है? उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हुई, उसके लिए षड्यंत्र नहीं रचा गया? और यही वजह है कि जो नेपाल का जनमानस है वो आज भी मानता है राजा को राष्ट्र की आत्मा, हिंदू राष्ट्र को अपना अस्तित्व। और यही वजह है कि यह आवाज और ज्यादा बुलंद हुई है। यह आवाज जितनी बुलंद हो रही है, सवाल उतने ही प्रखर हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में नेपाल की आवाज के साथ साथ राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की भी आवाज जुड़ चुकी है। किस तरीके से नेपाल की इस राजशाही, इस खास तौर से सनातनी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की लड़ाई में हम उसके साथ खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहा गया है डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की तरफ से, आप भी सुनिए। नेपाल में हिंदू राष्ट्र का जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करते थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। नेपाल के कई मित्रों ने, कई बंधुओं ने जानकारी भेजी है कि पिछले कुछ दिनों से आंदोलन और व्यापक हुआ है। ऐसे में हमारा ये संदेश सारे नेपाली भाइयों के लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए, दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के लिए कि नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जो भी साम दाम दंड भेद जिस भी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं करिए। हम भी इन आंदोलनकारियों के साथ हैं। तो हम नेपाल के साथ हैं, इन आवाज बुलंद करने वाले सनातनियों के साथ हैं जो नेपाल में वापस हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं। और इसी पर आज हम
कोई बहस मुबाहिस नहीं करेंगे बल्कि एक सार्थक चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करती हूं हमारे साथ इस वक्त आज रण क्षेत्र में गेस्ट पैनल के रूप में इंडो चाइना मामलों के जानकार हैं महेश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ वीएचपी नेपाल से महासचिव जितेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह जी भी इसका हिस्सा होंगे। और मैं देख पा रही हूं कि हमारे साथ देवेश झा साहब भी जुड़ चुके हैं जो हिंदू राष्ट्र जागरण के महासचिव भी हैं। आपका भी देवेश जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले महेश जी आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि ये जो आवाज उठ रही है ये केवल एक राष्ट्र की आवाज नहीं है बल्कि ये कहा जाए कि ये विश्व में बैठे हुए हर एक सनातनी की आवाज है। दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की चादर उड़ा दी गई। वही सेक्युलरिज्म जिसने भारत को बर्बाद कर दिया, बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, वही सेक्युलरिज्म आज नेपाल के लिए भी रोग बन चुका है और लोग अब इस रोग से मुक्ति चाहते हैं। महेश जी, महेश जी अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपने अभी अनम्यूट कर रखा है। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। नमस्कार सर, बोलिए। पूरे विश्व में एक लौता नेपाल एक राष्ट्र था जो कि हिंदू राष्ट्र, और कुचक्र के कारण उसको धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। अब इसमें जो भूमिका रही, इसमें भू राजनीति हुई। भू राजनीति के कारण वो एक धर्मनिरपेक्ष बना। और आज जो वहां जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज कराई जा रही है और की जा रही है, ये एक हमारे लिए एक बहुत यानी मैं ये कह सकता हूं कि सीमा जो हमारी 1750 किलोमीटर की है वो एक भारतीय क्षेत्र के लिए एक चैलेंज है। और नेपाल को यथाशीघ्र हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभी हाल में आंदोलन चल रहा है वहां पे राजा के नेतृत्व में, और सारे हिंदू नेपाल के एकत्र हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। जी, सारे हिंदू एकजुट हो गए। सुरेंद्र स्वामी जी, हिंदुओं की ये एकजुटता, ये साफ तौर पर एक बुलंद आवाज है उस हिंदू राष्ट्र के लिए जिसमें अस्थिरता तो नहीं थी, स्थिरता थी, लेकिन उसी हिंदू राष्ट्र को बाकायदा षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता की चादर उड़ाया गया, जो और तब से लेकर आज तक 2008 के बाद से अगर देखें लगातार, तो सिर्फ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दिखाई दी है। विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं। चीन के हाथ में नेपाल चला गया। लोगों ने जो सोचा हुआ था वो सोच पूरी हुई नहीं, और यही वजह रही कि आज आक्रोश सामने है। और आक्रोश सामने है तो फिर नेपाल सरकार को ये रास नहीं आ रहा है। सुरेंद्र स्वामी जी, सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? कान में लगाने का मुझे लग रहा है कि शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। देवेश जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूं। देवेश जी, तो मेरा सवाल आपसे है, एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहां पर सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके से धर्म को ही कुचला गया, आज वो जो दर्द है वो छलक कर बाहर आ गया। कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आप दबाते जाएंगे स्प्रिंग को, जब वो उठेगी तो एक आक्रोश, एक तेजी के साथ उठेगी, और वही जो आक्रोश है आज नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब संविधान सभा के द्वारा नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने की चर्चा शुरू हुई और उन्होंने किया, तो उस विषय में उस समय के अंतरिम संविधान में एक प्रावधान था कि संविधान को लागू किए जाने से पहले पूरे देश में एक राय संकलन किया जाएगा, सुझाव संकलन किया जाएगा, और वो किया गया, जिसमें 80% से अधिक जनता ने हिंदू राष्ट्र के पक्ष में अपना मत जाहिर किया था। उस पुलिंदे को खोला ही नहीं गया, वो अभी तक बंद रखा हुआ है, और उस पुलिंदे को खोलने की मांग बार बार उठ रही है। यहाँ तक कि नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शेखर कोइराला भी इस विषय को उठा चुके हैं। कई बार संसद के भीतर भी यह बहस का विषय बन चुका है कि या तो उस पुलिंदे को खोला जाए, वो राय संकलन को खोला जाए।
तो नेपाल में धर्मनिरपेक्ष या के समर्थन में या हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध में कभी कोई मांग हुआ ही नहीं, कोई आंदोलन हुआ ही नहीं। आपको ताज्जुब लग सकता है कि जब संविधान लागू किया गया और उसके कुछ सालों बाद यह विषय थोड़ा बहस में गरमाया, तो उस समय के जब संविधान लागू किया गया था, उस समय के जो तत्कालीन सभामुख थे संसद के, सुभाष नेमांग और पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, दोनों ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें पता ही नहीं ये किसने करवाया। तो इस स्थिति में यहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ है। अभी की स्थिति क्या है कि हिंदू राष्ट्र के पक्ष में एक आम जनमानस के मन में एक जोरदार आवाज उठ चुकी है और ये रफ्तार पकड़ रही है। अब हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अब राजशाही की भी मांग उसी रफ्तार में बढ़ती जा रही है। चैत 15 गते एक आंदोलन हुआ था राजशाही के पक्ष में, जो थोड़ा हिंसक रहा, थोड़ा विवादित भी रहा है। तो उम्मीद ये थी कि सरकार ने कई लोगों पर कार्रवाई की, बहुतों पर केस चलाया गया, अदालत में विचाराधीन है अभी। तो लोगों को लगा, सरकार को भी ये लग रहा था कि शायद अब कोई दोबारा आवाज नहीं उठा सकेगा। लेकिन जेठ 15 के बाद, अभी ये 3-4 दिन पहले से हम देख रहे हैं कि उससे कहीं जोरदार, कहीं सशक्त और कहीं अधिक लोगों की सहभागिता का शोर और मांग सड़कों पर आ गया है। और काठमांडू की सड़कों पर हर जगह 10,000, 20,000 आदमी सड़क पर उतर करके हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और राजशाही की भी मांग बराबर ही उठ रही है उसी हिसाब से। क्योंकि राजशाही का मतलब ही हुआ करता था कि स्थिरता, एक ऐसी स्थापना जहां पर सब कुछ समान था। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि अब अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हुआ और उसके बाद देश, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र, वो धर्मनिरपेक्षता, कहना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता की भेंट चढ़ गया। हम लोग धर्मनिरपेक्षता पर, सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आपको मेरी आवाज अभी आ रही है? थोड़ी आवाज आ रही है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत बहुत कुछ देख रहा है, बहुत कुछ समझ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी परिस्थिति जिसका उदाहरण नेपाल बन गया, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरह से वहां पर अस्थिरता आई, जिस तरीके से वहां पर धर्म को कुचला गया, एक समय के बाद वो जो आज ये आक्रोश फूटा है, क्या इसके पीछे आप ये भी एक वजह मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामिक कट्टरपंथ नेपाल में बढ़ रहा था, माओवादी सोच हावी होती चली जा रही थी, चीन की जो विस्तारवादी नीति थी उसने कहीं ना कहीं से नेपाल की अस्मिता को पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया था और नेपाली जो जनमानस था वो इस आग में झुलस रहा था। कहते हैं ना कि कुंठा थी मन में, जो अब फूटकर एक बार फिर से सामने आ गई है। नहीं लावनी जी, ऐसा है कि नेपाल के लोगों ने बहुत इंतजार किया। 2008 में राजाशाही खत्म करके लोकतंत्र के नाम पे एक संविधान बनाया गया और 17 साल बाद 13 सरकारें उसमें बनी। तो एक तो वहां पे राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, फिर उनकी जो अपनी विरासत है वो विरासत की भी कोई वहां पे कदर नहीं हुई, उनकी जो संस्कृति है उस संस्कृति पर भी प्रहार हुआ। फिर भी लोगों ने कहा कि भाई हमने राजा को हटा के एक बार चुना था तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वहां की जनता ने अल्टीमेटली ये पाया कि ये के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो नेपाल में रहने वाले नेपाली लोग हैं, उन लोगों पर एक दूसरी संस्कृति को हावी किया जाए, एक दूसरी विचारधारा को हावी किया जाए और उसको हावी करके और इसको छिन्न भिन्न करके कमजोर किया जाए। क्योंकि अगर नेपाल कमजोर रहेगा तो वो भारत के हित में नहीं है, वो चाइना के हित में है, वो जो माओवादी सोच है उसके हित में है। कब्जा किया, लेफ्टिस्ट की वहां सरकार बनी, अभी भी जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो भी उन्हीं के कब्जे में है। तो उससे लोगों में अब एक गुस्सा फूट पड़ा है। अब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और लोग चाहते हैं कि वापस से हम हिंदू राष्ट्र बने, वापस से हमारी संस्कृति लौट के आए, वापस से हम अपनी विरासत का सम्मान करके उस पर गौरवान्वित हों और जो नेपाल का अपना एक पोजीशन था, एक इंडिपेंडेंट, एक बफर कंट्री के तरह हिंदुस्तान और चीन के बीच में, तो वो बरकरार बना रहे। और राजाशाही उसका एक बहाना है, क्योंकि राजाशाही के बिना वो आएगा नहीं।
अगर राजाशाही आएगी तो वो फिर से उसको ला करके और संविधान को भी बदल देंगे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और लेकिन एक राजाशाही चीज जो स्थापित आपकी हो ही बात जाएगी। में तो आपकी ही बात में मैं एक चीज राजाशाही जोड़ते हुए आपसे पूछना focal चाहती हूँ point सुरेंद्र जी। बना है हिंदू राष्ट्र को जी फिर से स्थापित सुरेंद्र जी, मैं एक करने चीज के लिए। आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी शायद आपने देवेश जी की बात नहीं सुनी थी, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जिस वक्त धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा जा रहा था, जिस वक्त यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली की बात हो रही थी, उस वक्त एक इवैल्यूएशन हुआ था और उसमें ये देखा गया था कि नेपाल की जनता तो कभी चाहती ही नहीं थी कि उसमें अब ये परिस्थिति आए कि धर्मनिरपेक्षता जुड़ जाए और वो लोकतंत्र की स्थिति की बहाली हो। वो तो चाहते ही ऐसा नहीं थे, उस पन्ने को ही नहीं खोला गया, उसे छिपा लिया गया। तो क्या वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था? सुरेंद्र स्वामी जी। जी मुझसे कहा जी आपसे ही ये सवाल है। जी जी नहीं, देखिए कि वो जनता नहीं चाहते थे, पर आपको मालूम है 2004 के बाद से जो भारत सरकार थी उसका रुख नहीं और इसीलिए आई एम सॉरी सर, आपकी आवाज आज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, मुझ तक आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी। नहीं, अभी आवाज कट के आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। महेश अग्रवाल जी, ये प्रश्न मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ कि क्या आप मानते हैं कि जो बातें देवेश जी ने कही, कहीं ना कहीं से नेपाल में जो किया गया वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? क्या ये चीन की एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तो नहीं थी? देखिए, अब इसमें किसकी थी, ये भू राजनीति का शिकार हुआ। स्वामी जी को आज ऑडियो भी प्लीज नेपाल जी जी महेश जी आज बोलिए। भी नेपाल भू राजनीति का शिकार है। आज हमारे भारत देश के लिए एक बहुत सोचनीय विचारणीय विषय मैं बताता हूं। हाल के और भारत युद्ध में चीन की बनी, चीन की जो वायु रक्षा प्रणाली जो विफल हुई वहां पे, तो चीन ने आज नेपाल को इस हिसाब से वहां के डेमोग्राफी को चेंज करने में वो पैसा खर्च कर रहे हैं वहां और उनकी डेमोग्राफी को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में उनको आर्म्स एंड एम्युनिशंस दे रहे हैं। सीमाई क्षेत्र में जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने यानी प्लान करके जो इस्लामिक एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे मदरसे हैं, मस्जिद हैं, हमें तो शंका यह है कि उसका भी प्रयोग एंटी इंडियन होने वाला है आने वाले समय में। तो ये और चिकन नेक का एक अलग मसला है। वो बांग्लादेश उधर से अपना एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा है वहां पे। वो अपने को भारत के वो जो पूर्वोत्तर राज्य है उनको काटने की बात कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी को बड़ा सजग रहना होगा और नेपाल को खास करके कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमारे राजनयिक और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारी जो सरकार है, इस पर विचारणीय विषय मैं दे रहा हूं आज आपके माध्यम से। क्योंकि मैं कन्विक्टेड हूं कि आज पाकिस्तान बर्बाद हुआ है तो उसके पीछे अफगानिस्तान की बर्बादी बहुत बड़ा कारण है। तो अगर अफगानिस्तान के कारण पाकिस्तान बर्बाद हुआ और आज अगर नेपाल को हमने सही समय पर नहीं संभाला तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसकी ये बात मैं विवेचना करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से समाचार देना चाहता हूं सरकार को। जी, सजग होने की जरूरत है देवेश जी। भारत अगर अभी भी नहीं चेता, तटस्थ, अक्सर हमने देखा है कि बड़ी तटस्थता के साथ प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन कभी कभी तटस्थ होना भी घातक हो जाता है। और ऐसे समय में जब हम देख रहे हो कि चीन की चालबाजी क्या है, जब हम देख रहे हो कि पाकिस्तान के साथ अब ऑपरेशन सिंदूर जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो ऐसे में तो हमें फिर नेपाल को लेकर जो वहां पर इस वक्त हिंदू राष्ट्र की जो अलख जगी हुई है उसमें सीधे तौर पर बोलने की जरूरत है, सीधे खड़े होने की जरूरत है। देवेश जी, देखिए, अब ये भारत को क्या करना चाहिए, ये इस विषय पर हम यहाँ से टिप्पणी करें ये उतना उचित नहीं होगा। क्योंकि आप लोग जमीन, देखिए आप लोग जमीन पर कार्य करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, जनता जनार्दन भी ये कह रही है, ये मांग है उनकी भी कि भारत को खुलकर समर्थन में आना चाहिए और ये भारत के लिए ही बहुत उपयोगी साबित होगा अगर नेपाल को बचा लिया जाता है तो। नहीं, ये सही है, ये इसमें आपका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ के लोगों को एक भरोसा, एक उम्मीद तो है
कि भारत में अभी जो शासन सत्ता है, केंद्रीय शासन सत्ता, वो किसी हद तक थोड़ा हिंदुत्व के प्रति थोड़ा सहानुभूति रखती है और हिंदुत्व के प्रति थोड़ा सकारात्मक है। तो इसका लाभ या इसका सद्भाव कहीं ना कहीं नेपाल के हिंदू समाज को मिलना चाहिए। हिंदुत्ववादी जो अभी आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं इसके पक्ष में कुछ ना कुछ सद्भाव प्राप्त होना चाहिए, ये उम्मीद किया जा सकता है, करता है यहाँ का लोग। लेकिन भारत को ऐसा करना चाहिए ये तो हम नहीं कह सकते, हम उम्मीद कर सकते हैं, हम करने को तो नहीं कह सकते ना। लेकिन भूमिका क्या होनी चाहिए, भूमिका क्या होनी चाहिए भारत की? सद्भाव तो होना चाहिए, सद्भाव होना बिल्कुल जरूरी है। देखिए क्या है कि हम भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम दो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अपना अपना सार्वभौम सत्ता है हमारा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से तो हमारा एक ही है। हम एक ही संस्कृति को लेके चलते हैं। कोई भी भारतीय अगर पशुपतिनाथ में दर्शन करने आता है तो भारतीय बन के थोड़ी दर्शन करता है। वैसे ही अभी महाकुंभ में जो भी नेपाली गए तो नेपाली बन के थोड़ी स्नान कर रहे थे। तो ये जो हमारा सांस्कृतिक पारिवारिक संबंध है ये तो एक ही है। सर एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आपने कहा कि बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि संबंध हमारे सांस्कृतिक है, लेकिन अगर आप देखें तो दोनों ही देश, भारत इस्लामिक आतंकवाद की जद में है, इसका जीता जागता उदाहरण पहलगाम है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम हमले में नेपाल का भी एक सनातनी गया है। तो ये जो दंश है वो तो दोनों देश बराबरी से झेल रहे हैं। और अगर हम इस लड़ाई को, आतंकवाद को खत्म करने की लड़ाई में आगे बढ़ चुके हैं, भारत अगर प्रणेता बन रहा है, तो ऐसे में तो फिर नेपाल को लेकर भी साथ चलना होगा ना, क्योंकि ये दंश तो नेपाल ने भी झेला है। मैं वही निवेदन कर रहा था कि पहलगाम की घटना के बाद यहाँ नेपाल में कई जगह पर जुलूस हुए और मैंने स्वयं पाकिस्तान दूतावास के भीतर जाकर के एक ज्ञापन पत्र, उनको विरोध पत्र हस्तांतरण किया। उनके दूतावास के जो मिलिट्री अटैची हैं उनको बैठा करके मैंने पढ़ करके सुनाया कि आपके सेना प्रमुख के द्वारा जो बयानबाजी की गई उसके एक सप्ताह के भीतर जो ये घटना हुई है, तो इसमें आपका कोई लिंक नहीं है, ये विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। तो इतना हमने किया है। देश भर में कई जगह पाकिस्तान के विरुद्ध नाराबाजी हुई, जुलूस निकला, लेकिन ये सब होने के बावजूद हम भारत से हिंदुत्व के विषय में या इस प्रकार का जो ये इस्लामिक आतंकवाद आगे बढ़ रहा है, नेपाल में भी आप देखेंगे तो नेपाल में भी इस्लामिक गतिविधियां काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब मदरसाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रदेश सरकारों ने मदरसा शिक्षा को कानूनी वैधता देने का प्रयास किया है, दे भी दिया है। इज्तिमा हो रहा है, जलसा हो रहा है, वो अपना धर्म प्रचार, यहाँ तक कि बांग्लादेश से आकर के कुछ मौलाना लोग यहाँ पर इस्लामिक धर्म प्रचार कर रहे हैं। तो इसका विरोध तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। भारत से इस विषय में हम सद्भाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम भारत से उम्मीद ही तो कर सकते हैं। भारत को ये करना चाहिए, ये एक दूसरे देश का नागरिक कैसे कह सकता है? हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि भारत को इस विषय में गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। अब बहुत देर करना उतना बेहतर नहीं होगा, बहुत देर करना बेहतर नहीं होगा, ये खुद के लिए भी जरूरी है और भारत के स्वयं के लिए भी बहुत जरूरी हो जा रहा है। एक ही नारा गूंज रहा है, राजा आओ देश बचाओ, राजा चाहिए धर्म चाहिए। दरअसल ये वो आवाज है जो हिंदू राष्ट्र की आवाज है। नेपाल जो कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, धर्मनिरपेक्षता ने उसे लोकतंत्र के रूप में तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन लोकतंत्र के आड़ में जो अस्थिरता और जो परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति नेपाल वासियों ने देखी, उसका ही ये परिणाम है कि आज आक्रोश सड़कों पर फिर से उठ खड़ा हुआ है और इसी पर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। मैं महेश जी आपके पास आ रही हूं। जब हम कहते हैं कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र, नेपाल में राजशाही, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राजशाही को आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि राजशाही का मतलब तानाशाही है, जबकि वहां का जनमानस ये मानता है कि राष्ट्र की आत्मा ही राजा में बसती है। तो ये जो एक कहते हैं ना कि कंफ्यूजन है, वैक्यूम है, जो ये दूर कैसे होगा? जो लोग ये कहते हैं कि ये तानाशाही है और वहां के लोग कहते हैं कि राष्ट्र की आत्मा ही राजा में बसती है। महेश अग्रवाल जी। नहीं, ये ऐसा विषय है जिसको ऐसे समझा जाए। 2008 के बाद जो वहां गणतंत्र हुआ
और 2008 के बाद 15-16 सरकार बदल गई। आप सोचिए, एक साल भी सरकार अच्छे से नहीं बिल्कुल, चलती। पॉलिटिकल अनएस्टैब्लिशमेंट तो रहा है, बहुत देखा। तो अनस्टेबिलिटी ऐसी है, भ्रष्टाचार इतना है, परेशानी लोगों की इतनी है, व्यापार चला गया नेपाल से प्रति माह। अब आप सोचिए 30,000 40,000 लोगों का पलायन हो रहा है, 50,000 लोगों का पलायन हो रहा है, व्यापार खत्म हो गया है वहां का, ब्रेन ड्रेन हो गई है नेपाल से। तो वैसी परिस्थिति में जनता को अब एक ही दिखता है कि राजा को ले आएंगे तो फिर नेपाल सुधर जाए। लेकिन गणतंत्र बनने के बाद राजा का आना ये डिपेंड करेगा कि वहां आर्मी किसको साथ देती है और भू राजनीति में भारत की क्या भूमिका रहती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय बनेगा। तो इतना आसान नहीं है कि राजशाही आ जाए। अभी नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति चीन से आ रही है, आगे फिर ये माओइस्ट मार्क्सवादियों का फिर गठबंधन होने जा रहा है। तो ये परिस्थितियां और इसमें हमारी डिप्लोमेसी, हमको कहीं ना कहीं भारत की डिप्लोमेसी कमजोर नजर आ रही। बिल्कुल, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। तो क्या सुरेंद्र जी, वक्त आ गया है कि ये जो सॉफ्ट स्टैंड भारत की तरफ से लिया जाता रहा है, अब ये सॉफ्ट स्टैंड से काम नहीं चलेगा, क्लियर हिंदू स्टैंड जो होना चाहिए। और वर्तमान सरकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति में दिखाई भी देती है, ऐसे में क्या एक क्लियर हिंदू स्टैंड लेने की जरूरत है नेपाल के प्रति भारत को? देखिए, पड़ोसी देश को लेकर के हम एक क्लियर स्टैंड ऐसा लें कि वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई जरूरत भी है, क्योंकि नेपाल की तो आत्मा में ही हिंदुत्व बसता है। उनके तो भगवान पशुपतिनाथ उनके पूरे नेपाल को संभालते हैं। हमारी राजा जनक की वो सीता मैया की वो भूमि है। तो ये कहना कि वहां हिंदुत्व नहीं था, हुआ क्या, अगर आप पीछे मैं ले जाना चाहता हूं कि 2004 से 14 के बीच में भारत सरकार ने नेपाल को चीन की गोद में धकेला। आप देखिएगा कि 2008 में एक संधि होती है कांग्रेस पार्टी और चीन की। 2008 में ही वहां एक संविधान बनता है, जिस संविधान को धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसीलिए चीन को वहां आगे आने दिया गया, भारत सरकार पीछे हटती चली गई और इस तरह की नीतियां वहां पे फॉलो हुई, जिससे भारत और नेपाल के लोगों के बीच में एक गलतफहमी पैदा हो, एक छोटा भाई बड़े भाई के कंट्रोल का एक इस तरह का एक रिलेशनशिप पैदा हो, जिससे वो भारत से दूर हटते जाएं। और वही हुआ। मैं भी नेपाल गया हूं 1-2 डेलीगेशंस में। उस जमाने में हमें मालूम है कि लोग कहते थे कि भाई हमको आप बराबर का समझिए, हमको आप छोटा भाई क्यों समझते हैं। तो हमने कहा कि हम लोगों के तो भारत के जनमानस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोटे भाई हम बड़े भाई हैं, लेकिन एक पॉलिसीज को लेकर के थ्रस्ट दिया गया और उसके चलते चलते संविधान बनाया और उसके बाद जो भी सरकार आई सब चाइना सपोर्टेड, माओ सपोर्टेड सरकारें ही वहां पे बनी। लेकिन वो चूंकि उसकी आत्मा नेपाल की नहीं है उसके लिए तैयार, तो वो स्थिति कितने दिन चलती, बहुत खींच गई। और अब वहां पे लोगों को खुद से एहसास हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की और हमको अपने रूट्स पर, अपनी विरासत पर, अपने धर्म पर वापस जाना चाहिए। और जो राजा है वो इसका एक माध्यम है, जैसे मैंने कहा ना, वो फोकल पॉइंट है कि पहले राजशाही थी, राजा को हटाया गया, तो अब वो राजा आएगा तो राजा तो हिंदू राजा ही है। और आपको मालूम है भारत की गोरखनाथ पीठ से जो है उनको वो मानते हैं, वहां के वो मतलब उनको उनकी पूजा करते हैं, उनसे उनका संबंध है, उनके गुरु हैं। तो ये सारा लिंक में मैं समझता हूं सरकार कर रही है, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, सरकार देख रही है। और जो इस समय वहां पे आंदोलन है, उस आंदोलन में अब वो जन आंदोलन है, उसको वैसे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि वहां पे कोई दूसरी आर्मी आकर के वहां पे उस आंदोलन को कुचलना चाहेगी, तो हम नहीं समझते हैं कि भारत एक पड़ोसी देश होकर के उस मामले में वहां पे चुप बैठा रहेगा। सर, लेकिन जब हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं सुरेंद्र जी, अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है,
पहले क्या था और अब क्या है, यानी एक दुश्मन उस मोर्चे पर तैयार है। अगर नेपाल में भी अगर अभी अभी हम चुप रहते हैं और वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहते हैं, तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि हम खुद ही अपने दुश्मनों को पलते और पोसते हुए देख रहे हैं। समय रहते अगर प्रहार नहीं करेंगे, समय रहते अगर इस तटस्थ भूमिका से बाहर निकल कर, कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं बोलेंगे, नहीं कदम उठाएंगे, तो फिर तो हम अपने ही कुल्हाड़ी रखकर खुद उस पर कूद रहे हैं। ये तो भारत को समझना होगा, हमारे इर्द गिर्द जो परिस्थिति बनी हुई है। सुरेंद्र जी। लावनी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जितने स्पष्ट रूप में आप चाह रहे हैं या महेश जी चाह रहे हैं और लोग चाह रहे हैं वैसे नहीं होती है। दो राष्ट्रों के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों को हमेशा सम्मान दिया जाता है। कोई भी राष्ट्र आज खुल करके ये कहेगा नहीं कि भाई इसको आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम नेपाल के साथ खड़े हैं, परिवर्तन के लिए साथ खड़े हैं, वो नहीं होता है। लेकिन आपको अगर आप गौर करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि ये आखिर आंदोलन अभी क्यों शुरू हो रहा है। आंदोलन अभी जो शुरू हो रहा है वहां पे हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो आप क्या समझते हैं इसमें भारत का कोई हिस्सा नहीं है? क्या भारत के लोगों का उनको सहयोग नहीं है? क्या भारत की जनता और नेपाल की जनता के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है? वो सब हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वहां पे एक चुनी हुई सरकार है। अब जो भी सरकार है, बांग्लादेश में भी वहां पे जो हुआ, तो हमने वहां पे हसीना हमारे साथ थी, उनको हमने दी ना शरण, कितनी कोशिश की, हमने नहीं भेजा उनको वापस। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी कोई बाध्यता नहीं है कि हम उनको वापस भेजेंगे। तो जब इस तरह की उथल पुथल होती है तो उस उथल पुथल में सभी राष्ट्र और हम भी और हमारे नागरिक भी, क्योंकि हमारे तो नेपाल और भारत के निवासियों के बीच में ही कोई झगड़ा नहीं है। हमारा तो रोटी और बेटी का संबंध है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत के और नेपाल के वासियों के बीच में तो कोई ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। लेकिन देवेश झा जी, जैसा आपने भी कहा कि आप लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, कदम क्या होगा ये तो स्वयं भारत की सरकार को सोचना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनमानस का समर्थन आपको मिल रहा है, सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने अभी स्पष्ट रूप से कह दिया कि पूरा सुदर्शन परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये केवल एक राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की लड़ाई नहीं है, ये तो सनातन की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। देवेश जी, तो इस साथ को लेकर आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? इस साथ के साथ नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हिंदुत्व के विषय में विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी अगर किसी प्रकार का कोई आंदोलन या हिंदुत्व के पुनर्स्थापना के लिए कोई प्रयास होता है तो उसमें सभी हिंदुओं का सद्भाव और सहयोग रहे, ये बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन जैसा सुरेंद्र जी ने अपनी बात को, विषय को रखा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि हर एक राष्ट्र के अपनी एक निश्चित सीमा होती है, एक राजनीतिक सीमा होती है। और नेपाल में खास करके आप देखेंगे तो नेपाल की जो मीडिया है ये पश्चिम से और चीन से कुछ अधिक ही प्रभावित रहती है, और इसका प्रभाव का असर ये रहा है यहाँ पर कि कोई छोटा सा भी अगर घटना ऐसा दिखा तो उसे भारत द्वारा प्रायोजित दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ का जो आंदोलन अभी संपूर्ण रूप से ये नेपाली जनता के द्वारा उठाया हुआ जन आंदोलन है और ऑर्गेनिक आंदोलन है। इस आंदोलन में अगर भारत सरकार या भारत की ओर से कोई खुला प्रयास अगर होता है तो फिर बैकफायर करने की स्थिति यहाँ बनाई जा सकती है। तो सुरेंद्र जी की बात से मैं सहमति जताता हूँ कि हर एक चीज के कहने की करने का एक अपना तरीका होता है। यहाँ की हिंदू जनता या हिंदू समाज भारत के हिंदू समाज से सहयोग और सद्भाव की उम्मीद करे, ये भी बिल्कुल सही है, लाजमी है और होना भी चाहिए, हो भी रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला कोई भी हस्तक्षेप फिर वो प्रत्युत्पादक हो सकता है। मेरे विचार से थोड़ा इस विषय पर भी चिंतन करके ही कोई निर्णय हो तो अधिक बेहतर रहेगा। बिल्कुल चिंतन करके निर्णय होना चाहिए। लेकिन महेश जी देखिए, चिंतन करके ही किसी निर्णय को किया जाता है, लेकिन चिंतन करने में इतनी देर ना हो जाए कि चिंता ज़्यादा बढ़ जाए, और जब चिंता बढ़ जाएगी तो क्या स्थिति होगी ये मुझे आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से चीन ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत नेपाल को अपने जद में लिया, क्या आप मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो नेपाल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत को कुछ सोचना होगा, एक
उम्मीद जो बार बार देवेश जी कर रहे हैं या सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि कम से कम सोच समझ के आगे जो कदम होगा उसमें सुरक्षात्मक नीति को जरूर ध्यान में रखना होगा। महेश जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया सर। हाँ बोलिए सर। शायद नेपाल जो है साइनो इस्लामिक गठबंधन का एक केंद्र है, इसको इस हिसाब से देखना चाहिए। और साइनो बोलने से चाइना हो गया जी। चाइना वहां पे इस्लामिक गठबंधन को फंडिंग करता है और इसके सबूत भी है, ऐसा नहीं कि सबूत नहीं है, हमारी सरकार इसको जानती भी है। आज नेपाल में आज की परिस्थिति जो बनी है आफ्टर इंडिया पाक जो युद्ध के बाद जो एक परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति में भारत सरकार को नेपाल से ये आग्रह करना चाहिए कि वीजा ऑन अराइवल फॉर 2-3 कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों को वीजा ऑन अराइवल न दिया जाए। अगर नेपाल हमारा शुभचिंतक है और नेपाल बराबर ये क्लेम करता रहा है कि नेपाल की भूमि भारत के विरोध में कभी भी काम नहीं आएगी किसी के, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार को इस पर विचार करके डिप्लोमेटिक प्रयास करना चाहिए कि वीजा ऑन अराइवल बाकी सभी देश के नागरिकों को दें, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल ना मिले। नहीं तो अभी जो हाल में जो सूचनाएं काठमांडू से मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक और घातक सूचनाएं मिल रही है। सुरेंद्र जी, क्या आप सहमत हैं महेश जी की बात से? कि मेरा ये मानना है कि नेपाल की जनता ने वोट दे करके वहां पे सरकार बनाई, वो अस्थिर बन रही है। उसमें माओवादियों का, लेफ्टिस्ट का, चाइना का जोर है। मैं समझता हूं कि जो काम अंदर अंदर हो रहे होंगे उसके हिसाब से आप देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के जो सरकार है धीरेन्द्र चाची, वो 3 बार जा चुके हैं नेपाल पिछले 2 साल में। वहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात उठाई है, वहां पे पूरा उनको भारत एक तरह से अगर वो वहां जाके कहते हैं तो भारत की जनता का समर्थन है। अभी आपने खबर सुनी होगी कि नेपाल के बॉर्डर से जितने अवैध मस्जिद और मदरसे हैं वो सब हटाए जा रहे हैं हमारी साइड। तो हम इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं सरकार में होता तो मैं इंतजार कर रहा होता कि जब अगला चुनाव आए तो मेरा जो इंटरफेरेंस है वो उस समय पहले अपनी सरकार, देखिए संविधान एक बना हुआ है जी। पहले आपको अपनी सरकार वहां चुन के लानी होगी और उसमें आप क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या मैनिपुलेशन। अभी तो देखिए कोशिश की, प्रचंड आए, प्रचंड हालांकि माओवादी थे लेकिन उन्होंने कहा हम भारत के साथ रहे। कितने दिन टिक पाए? नहीं टिक पा रहे, क्योंकि वहां पे जो अभी बना हुआ है वहां के रिप्रेजेंटेटिव का, उसमें बहुत गुंजाइश सरकार को नहीं दी है। कोशिश की थी ना, अभी सरकार बदलने की कोशिश की थी। तो मैं समझता हूं कि अब जो अगला चुनाव आएगा या उससे पहले जनता जो विद्रोह कर रही है उसको लेकर के अर्ली इलेक्शन की डिमांड हो और उस अर्ली इलेक्शन की डिमांड को लेके तब अगर जनता करती है तो भारत पे प्रेशर आए, तब भारत के भाई चुनाव कराइए, यहाँ तक तो हम जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम किसी देश को भाई आप किसको वीजा देंगे, किसको वीजा नहीं देंगे, ठीक, ये मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं ठीक हो है। पाता लेकिन है। थोड़ा सा जी। डिप्लोमेटिकली तो भारत को थोड़ा कुछ सोचना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, लास्ट 20 सेकंड में देवेश जी आपको भी देना चाहती हूँ कि आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या मांग करते हैं भारत सरकार से। भारत के लोग तो आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। नहीं, ठीक है, भारत के लोग, भारत की जनता और नेपाल की जनता, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम एक ही परिवार हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारा सांस्कृतिक संस्कार और धर्म और परंपरा हमारा एक ही रहा है, तो हम एक ही ओरिजिन से हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब भारत सरकार की ओर से मुझे लगता है कि जैसे सुरेंद्र जी ने अभी फिर से दोहराया अपनी बात को कि सरकार की एक अपनी सीमा होती है और उस सीमा को देखते हुए फिर नेपाल के लिए क्या है कि अब नेपाल सार्क का अध्यक्ष होने के नाते से फिर इसकी अपनी भी एक भूमिका है। ठीक है, तो वो भी देखना होता है। ठीक है, सीमाएं हैं, लेकिन सीमाओं को देखते हुए कम से कम कुछ ऐसे कदम जरूर उठाए जाएं जो नेपाल के लोगों के हित में भी हो और भारत के हित में भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी मन की बात आज आपने साझा की। तो नेपाल में जो परिस्थिति बनी हुई है, नेपाल में क्या हिंदू राष्ट्र फिर से वापस लौटेगा? क्या राजाओं देश बचाओ की जो आवाज उठ खड़ी हुई है
है वो नेपाल की बदली हुई तस्वीर की आवाज है। और अगर ऐसा है तो फिर भारत इसमें अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका कितनी जल्दी निभाए, इस पर भी अब आगे बढ़कर सोचकर कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि नेपाल और भारत में रोटी और बेटी का रिश्ता है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। यो भ्रष्ट दलाल सरकारले हामीलाई 15 गते जुन तरिकाले स्टेजै उडाइदियो।